अल्हड़पन, मासूमियत और सादगी का ऐसा संगम था कि जिस पर हर कोई फिदा हो जाता था। उसकी नजाकत और खूबसूरती देख कोई भी मोहपाश में बंध जाए, ऐसी थी वो अदाकारा। वो हुनर और हुस्न का ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन थी कि एक समय में उन्हें बॉलीवुड की लेडी सुपरस्टार कहा जाने लगा। और फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री का रुतबा उन्हीं के नाम दर्ज हो गया। उसकी अदाकारी एक ऐसी नरगिस फूल की तरह थी कि उसके इंतकाल के इतने सालों बाद भी उनके अभिनय की खुशबू लोगों के जहन में आज भी ताजा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो अभिनेता राज कपूर से बेइंतहा प्यार करने लगी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस वक्त जिस तरह तुम इस वायलिन की तरह मेरे हाथ में आ गई, जी चाहता कि तुम्हारे दिल के तारों को भी इस तरह छेड़ दूं कि एक बार सर से पांव तक झंझना उठो। मेरे मन का मोती है। और क्या आप मानेंगे कि उसने इस प्यार को पाने के लिए महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री मोरारजी देसाई से इसलिए मिलने चली गईं ताकि इस शादी का कोई कानूनी रास्ता निकल सके। लेकिन जब ऐसा हो न सका तो फिर उन्होंने उस इंसान से शादी की जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर आग में कूदकर उनकी जान बचाई थी। ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे और उस अदाकारा में ऐसा क्या था कि उनकी शादी हो जाने के बाद भी राज कपूर इतने दुखी हुए कि खुद को सिगरेट से जलाने लगे थे। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। लेकिन आपको यह जानकर हैरत होगी कि शादी के बाद वह एक आदर्श पत्नी की मिसाल बन गईं। लेकिन ऐसा क्या था कि वो अपने पति की लाई साड़ियों को नहीं पहनती थीं, बल्कि उसे बस चूम कर रख देती थीं। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। हालांकि उन्हें एक खुशमिजाज व्यक्तित्व की मल्लिका माना जाता था, लेकिन एक बार गुस्से में आकर उन्होंने रेखा जी को चुड़ैल कह दिया था। नरगिस इतने पर ही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि उसे किसी मजबूत मर्द की जरूरत है। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। लेकिन आपको यह जानकर दुख होगा कि जब वह हसीन अदाकारा कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी और दर्द से तड़प उठती थी, तो डॉक्टर्स ने सलाह दिया था कि उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाए ताकि उन्हें उस दर्द से मुक्ति मिल जाए। और जब वो कैंसर से लड़ रही थीं, तो उन्होंने एक ऐसी मार्मिक इच्छा जाहिर की जिसे सुनकर आपका दिल भी रो पड़ेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि अदाकारा के इंतकाल के बाद उनके बारे में कुछ लोग यह सवाल करते रहे कि जिसका पति और पिता हिंदू था और जिसका विवाह भी हिंदू रीति रिवाज से हुआ था, तो उसे फिर मुस्लिम रीति रिवाज से क्यों सुपुर्द खाक किया गया? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो इसके जवाब के साथ साथ और भी तमाम बातें होंगी उस महान अदाकारा को समर्पित आज के इस एपिसोड में। बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास सिंह और आप देख रहे हैं फ्लैशबैक मोमेंट्स। 1 जून 1929 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था फातिमा राशिद का जन्म, जिसे दुनिया ने बाद में नरगिस के नाम से जाना। मुस्लिम माँ और हिंदू पिता की संतान थी वो। पिता का नाम उत्तम चंद मोहन चंद था तथा माता का नाम जद्दन बाई हुसैन था। हालांकि उनके पिता ने धर्म परिवर्तन कर लिया था और अपना नाम अब्दुल राशिद रख लिया था। उनकी माँ जद्दन बाई हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका के रूप में बहुत मशहूर थीं। उन्होंने फिल्म निर्माण का भी काम किया था। नरगिस महज 6 साल की थी जब उसने फिल्मी दुनिया का सफर शुरू किया था। साल 1935 में तलाशे हक फिल्म से चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत की थी और इसी फिल्म में उन्हें बेबी नरगिस नाम दिया गया था। इसके बाद सभी फिल्मों में उन्हें नरगिस नाम से ही जाना जाने लगा।
जब नरगिस 14 वर्ष की हुई तो निर्देशक महबूब खान की फिल्म तकदीर में मोतीलाल की हीरोइन के तौर पर उनका पहला ऑडिशन हुआ था। सन 1943 में आई इस फिल्म में नरगिस ने मोतीलाल के साथ बतौर लीड एक्ट्रेस अपनी पहली फिल्म की। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और इस फिल्म में उनके अभिनय की काफ़ी प्रशंसा हुई। नरगिस लगातार फिल्में करती गईं और शानदार अभिनय के दम पर लोगों के दिलों में अपने लिए खास जगह बना ली। फिर आया साल 1957 और इसी वर्ष रिलीज हुई उनकी फिल्म मदर इंडिया, जिसमें उनका किरदार एक गरीब महिला का था। इस सफल फिल्म की कहानी की इतनी चर्चा हुई कि यह फिल्म ऑस्कर अवार्ड्स तक गई थी। रूपा को छोड़ दे, मैं तुझे जान से मार डालूंगी। तू मुझे नहीं मार सकती, तू मेरी माँ है। मैं एक औरत हूँ। मैं तेरा बेटा हूँ। रूपा सारे गांव की बेटी है, वो मेरी लाज है। बिरजू, मैं बेटा दे सकती हूँ, लाज नहीं दे सकती। नरगिस एक ज़हीन तरीन इंसान थी, तो साथ में वह जज्बाती और कोमल हृदय वाली भी थी। उन्होंने जिसको भी चाहा उसके लिए पूरी शिद्दत से समर्पित रहीं। कहते हैं कि राज कपूर पहली ही नज़र में नरगिस को दिल दे बैठे थे और नरगिस भी उन्हें चाहने लगी थी। एक दौर ऐसा आया जब फिल्मों में राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी लोगों पर जादू सा असर करने लगा। 1948 में आग फिल्म में पहली बार राज कपूर संग वो नजर आई। उसके बाद आवारा, सीढ़ी 420 और बरसात जैसी करीब 16 फिल्मों में साथ काम किया और इन सभी फिल्मों को दर्शकों ने खूब पसंद किया। नरगिस इतनी नेक दिल थी कि एक बार उन्होंने राज कपूर के खातिर अपने गहने बेच दिए। दरअसल हुआ ये कि फिल्म आवारा की एक गाने को फिल्माने के लिए राज कपूर ने 8 लाख रुपए खर्च कर दिए, जबकि पूरी फिल्म पर तब तक 12 लाख रुपए खर्च हो चुका था। कहते हैं कि इसकी वजह से जब फिल्म ओवर बजट हो गई तो नरगिस ने अपने गहने बेचकर राज कपूर की मदद की थी। नरगिस का राज कपूर के लिए प्यार ही था कि फिल्म को हिट कराने के लिए नरगिस ने उस जमाने में स्विमिंग सूट पहना था। आवारा फिल्म का एक डायलॉग, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, आज तक दोहराते हैं। देखो, पानी गहरा है, डूब जाओगे। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अच्छा जी, ये लो। मेम साहब, अभी हुआ नहीं तुम्हारा श्रृंगार? कहाँ चले आ रहे हो? जानते नहीं, जब कोई लड़की कपड़े बदल रही हो तो वहाँ शरीफ आदमी नहीं आया करते। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। फिर वो समय भी आया जब नरगिस और राज कपूर शादी करना चाहते थे, लेकिन राज पहले से शादीशुदा थे। ऐसे में राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर इस शादी के खिलाफ हो गए। नरगिस और राज कपूर के बीच इतना प्यार था कि नरगिस महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री मोरारजी देसाई से इसलिए मिलने चली गई थीं ताकि राज कपूर से शादी का कोई कानूनी रास्ता निकल सके। हालांकि मोरारजी देसाई ने उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए उन्हें ऐसा ना करने के लिए समझाया था। बाद में जब नरगिस को यह लगने लगा कि राज कपूर न तो अपनी शादी तोड़ सकते हैं, न ही अपने पिता से बगावत कर सकते हैं, तो ऐसे में उनके बीच दूरियां बढ़ने लगी। नरगिस के जीवनीकार TJS जॉर्ज लिखते हैं, इसके बाद से ही राज कपूर ने बेइंतहा शराब पीनी शुरू कर दी। राज कपूर इतना ज़्यादा टूट गए थे कि वो नरगिस की याद में घंटों शराब पीकर बाथ टब में बैठकर रोते रहते थे। इधर नरगिस की शादी सुनील दत्त के साथ हो गई और जब राज कपूर ने सुनील दत्त के साथ नरगिस की शादी की खबर सुनी तो वो अपने आप को सिगरेट की बटों से जलाते थे, यह देखने के लिए कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहे। आजा रे अब मेरा दिल पुकारा। नीलू एक अजीब लंबी दौड़ हो रही है। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ और मौत मेरे पीछे भाग रही है। देखें कौन पहले पहुंचता है।
बॉलीवुड की सबसे कामयाब एक्ट्रेस में शुमार रही नरगिस सुनील दत्त का पहली नजर का प्यार थी। सुनील दत्त से नरगिस की पहली मुलाकात की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। बात उन दिनों की है जब नरगिस टॉप एक्ट्रेस में से एक थी और सुनील दत्त सिलोन रेडियो में बतौर रेडियो जॉकी का काम किया करते थे। यही पहली बार सुनील और नरगिस की मुलाकात हुई थी। दरअसल नरगिस यहाँ पर इंटरव्यू देने आई थी। जब सुनील दत्त ने इंटरव्यू शुरू किया तो वह नरगिस को देखकर इतना घबरा गए कि उनसे कुछ पूछ ही नहीं पाए। उस दिन तो इंटरव्यू हो नहीं पाया, मगर सुनील दत्त की नौकरी जरूर खतरे में पड़ गई थी। इसके बाद दोनों दूसरी बार फिल्म 2 बीघा जमीन के सेट पर मिले थे। नरगिस वहां बिमल रॉय से मिलने आई थी और सुनील दत्त वहां काम की तलाश में पहुंचे थे। सुनील को देखते ही नरगिस को पिछला वाकया याद आ गया। वह उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गईं। इसके बाद महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में सुनील दत्त को नरगिस के बेटे का रोल मिला। मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान सुनील बार बार नरगिस के सामने नर्वस हो जाते थे और एक्टिंग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन नरगिस ने इस दौरान उनकी काफ़ी मदद की, जिससे वो सहज होकर एक्टिंग कर सकें। नरगिस की इस दरिया दिली की वजह से सुनील दत्त को उनसे बहुत लगाव सा हो गया। फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने हमेशा के लिए सुनील दत्त और नरगिस को करीब ला दिया। बिलीमोर गांव में फिल्म मदर इंडिया का सेट लगा था और वहीं एक सीन को फिल्माए जाने के लिए चारों ओर पुआल बिछाए गए थे। सीन को फिल्माने के लिए पुआल में आग लगाई गई। देखते ही देखते आग चारों ओर फैल गई। नरगिस सीन करने के दौरान आग में फंस गई। तभी सुनील दत्त ने अपनी जान पर खेलकर नरगिस को बचाने के लिए आग में कूद पड़े। उन्होंने नरगिस को तो बचा लिया, लेकिन खुद भी काफ़ी जल गए थे। वो इतना जल गए थे कि बार बार बेहोश होने लगे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। नरगिस रोज अस्पताल जाकर उनकी देखभाल करती थीं। सेट पर नरगिस की जान बचाने के बाद से ही नरगिस और सुनील दत्त अच्छे दोस्त बन गए। सुनील दत्त पहले से ही नरगिस को चाहते थे, लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने तय कर लिया कि जिंदगी तो उन्हीं के साथ बितानी है। एक दिन नरगिस को घर छोड़ते वक्त सुनील दत्त ने उन्हें प्रपोज करने की सोची। सुनील सोच चुके थे कि अगर नरगिस उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर देंगी तो वह सब कुछ छोड़कर अपने गांव चले जाएंगे। नरगिस तुरंत शादी के लिए राजी हो गईं। उसके बाद दोनों ने मार्च 1958 में गुपचुप तरीके से शादी कर ली। साल 1959 में दोनों ने अपनी शादी के बारे में औपचारिक तौर पर लोगों को बताया और शादी का रिसेप्शन भी दिया। दोनों का एक किस्सा बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि नरगिस कभी भी सुनील दत्त की लाई हुई साड़ियों को नहीं पहनते थे। सुनील दत्त अक्सर नरगिस के लिए साड़ियां लाया करते थे और वो हमेशा उनकी दी हुई साड़ियों को चूमकर अलमारी में रख दिया करती थी। एक बार सुनील ने गौर किया कि उनकी पत्नी उनकी दी हुई कोई भी साड़ी नहीं पहनती हैं। फिर सुनील ने नरगिस से पूछा, तुम मेरी लाई हुई साड़ियों को क्यों नहीं पहनती हो? उसे चुपचाप अलमारी में रख देती हो? इस पर नरगिस ने मुस्कुराते हुए कहा था कि मुझे आपकी लाई हुई एक भी साड़ी पसंद नहीं आई, इसलिए बस रख लेती हूँ क्योंकि आपने दी है। ये बात सुनकर सुनील दत्त मुस्कुरा कर रह गए थे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नरगिस ने शम्मी कपूर को किस करने का वादा किया था, लेकिन बाद में मना कर दिया क्योंकि वह बड़े हो गए थे। बता दें कि शम्मी कपूर ने एक बार खुलासा किया था कि नरगिस ने राज कपूर की आवारा मिलने पर उन्हें किस करने का वादा किया था। 1959 में आई फिल्म आवारा राज कपूर और नरगिस की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक है। दम भर जो उधर मुंह फेरे ओ चंदा। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब एक शरीफ लड़का किसी शरीफ लड़की से प्यार करता है तो उन्हें शादी कर लेनी चाहिए ना। शम्मी कपूर ने बताया था कि नरगिस का परिवार राज कपूर के साथ रिश्ते के बारे में अफवाहों के कारण यह फिल्म साइन करने के खिलाफ थे। मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी। उन्होंने कहा कि एक बार मैं नरगिस जी से मिला। मैं स्कूल में था और वह मेरे भाई राज की फिल्म बरसात की शूटिंग कर रही थी। मैंने उन्हें परेशान पाया। वह राज भाई की अगली फिल्म आवारा में काम करना चाहती थीं, लेकिन उनका परिवार तैयार नहीं था। तब मैंने उनसे कहा, खुद और भगवान पर भरोसा रखो, यकीनन आपका परिवार इस मौके को हाथ से जाने नहीं देगा क्योंकि वह एक बड़ी स्टार बनने की राह पर हैं। फिर उन्होंने मुझे बहुत प्यार से कहा, अगर घर वाले मान गए तो आई विल गिव यू अ किस। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि शी विल गिव मी अ किस इफ शी गॉट टू वर्क इन आवारा। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि आप जानते हैं
बरसात एक बड़ी हिट फिल्म बन गई। उसके बाद राज कपूर ने अपनी आवारा शुरू की और नरगिस उसकी हीरोइन थी। संयोग से मैं नरगिस जी से फिर से आरके स्टूडियो में मिला। उन्होंने मुझे देखा और कहा, मुझे अपना वादा याद है, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो, इसलिए कुछ और मांगो। मैंने कहा, ग्रामोफोन। काफी लंबा चौड़ा हो गया था। Saw me and I went to her and said, now where's my knowledge? No way, she said, no way, I'm not going to give you that. But anything else you ask for. Without thinking twice, I said, I want a gramophone player. नरगिस खुश मिजाज और मासूमियत से भरी थी, लेकिन एक बार गुस्से में आकर उन्होंने रेखा जी को चुड़ैल कह दिया था। बात दरअसल ये है कि रेखा जी ने जितनी तारीफें अपनी एक्टिंग और खूबसूरती के लिए बटोरी, न ही ज्यादा वो अपनी निजी जिंदगी की वजह से विवादों में छाई रहीं। रेखा का नाम अक्सर शादीशुदा मर्दों के साथ जोड़ा जाता था। अमिताभ बच्चन के अलावा रेखा का नाम राज बब्बर, जितेंद्र, धर्मेंद्र और यहाँ तक कि सुनील दत्त के साथ भी जुड़ा। उन दिनों में रेखा की छवि इंडस्ट्री की उस औरत की बन गई थी जिसे शादीशुदा मर्दों की गृहस्थी के लिए खतरा बताया जाता था। कई बार रेखा के लिए अति कामुक, सेक्स कीटेन और आदमखोर जैसे भद्दे और सस्ते शब्दों का भी इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन रेखा को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसी दौरान रेखा का नाम सुनील दत्त के साथ भी जोड़ा जाने लगा और इसी वजह से रेखा को नरगिस के निजी हमले का शिकार भी होना पड़ा। सुनील दत्त और रेखा ने तब प्राण जाए पर वचन न जाए और नागिन जैसी फिल्मों में साथ काम किया था। सुनील दत्त और रेखा की नजदीकियों की खबरें जब नरगिस तक पहुंची तब वह जबरदस्त भड़क गईं। गुस्से में नरगिस ने रेखा को ऐसा कुछ कह दिया था जो शायद कोई और कभी बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। तेरी एक नजर ने राजा बेकरार कर दिया। रेखा के ऊपर तंज कसते हुए नरगिस ने कहा था, वो मर्दों को ऐसे संकेत देती थीं जैसे वो बड़ी आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए वह किसी चुड़ैल से कम नहीं है। नरगिस इतने पर ही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उससे समझने लगी हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कई बच्चों के साथ काम किया है जिन्हें मनोवैज्ञानिक परेशानियां होती हैं। मुझे लगता है कि उसे किसी मजबूत मर्द की ज़रूरत है। गौर करने वाली बात यह है कि जिस वक्त नरगिस ने रेखा पर ये ज़बरदस्त जहरीले कटाक्ष किए थे तब रेखा की उम्र महज 22 साल थी। हालांकि रेखा ने कभी नरगिस के उन तानों पर कोई जवाब नहीं दिया। खैर, आवेश भाव में आकर नरगिस जी ने ऐसा कहा हो, लेकिन नरगिस को आमतौर पर नर्म स्वभाव की महिला के रूप में लोग जानते थे। She was a delightful person, easy to work with, हमेशा आसान था काम में, कोई बोझ नहीं महसूस होता था कि आप किसी स्टार के साथ काम कर रहे हैं। उन्हें लेडी इन व्हाइट भी कहा जाता था क्योंकि वो अक्सर सफ़ेद साड़ी पहनती थीं। सादगी की मिसाल पेश करने वाली इस अदाकारा के जीवन में कब कैंसर रूपी अमावस की काली छाया पड़ गई पता ही नहीं चला। एक दिन जब यह उजागर हुआ कि नरगिस जी कैंसर की बीमारी से ग्रसित हैं तो उनके चाहने वाले सन्न रह गए। सभी उनकी खैरियत के लिए दुआएं मांगने लगे। इलाज के लिए उन्हें विदेश ले जाया गया, लेकिन बीतते वक्त के साथ उनकी स्थिति बिगड़ती गई। और फिर सडनली एक फाइन मॉर्निंग पता चला कि वो चेकअप के लिए हॉस्पिटल में है एंड 2 डेज में वहाँ से अमेरिका चली गए। वो लगातार हौसला रखकर कैंसर से लड़ रही थीं, लेकिन इस बीमारी की पीड़ा से जो शरीर में दर्द होता था उसके कारण वो तड़प उठती थीं, जो कि डॉक्टरों को भी बेचैन कर देता था। कहा जाता है कि आखिर में नरगिस का इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने सुनील दत्त को सलाह दी थी कि वो नरगिस का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दें, लेकिन सुनील दत्त ने ऐसा करने से मना कर दिया। नरगिस जी का जब इलाज चल रहा था तो एक दिन बहुत ही इमोशनल हो गई और फिर उस वक्त उन्होंने जो इच्छा जाहिर की थी उसे सुनकर आपका दिल भी रो पड़ेगा। बहुत जब इंसान बीमार होता है तो बुरे बुरे ख्यालात ज्यादा आते हैं। जियो, बट मैं तो हूँ आपके पास। आई डोंट नो, मैं ऐसा क्यों नहीं सोचती क्या कि मैं जल्दी से अच्छी हो जाऊं, अपने घर जाऊं, अपना काम काज संभालूं। मैंने अपने बच्चों की खुशी देखी, कितना अरमान
अंजू की शादी होगी, मैं भी वैसे ही करूंगी जैसे हर माँ करती है, ये कर वो कर। इस मार्मिक प्रसंग के बाद आपको ले चलते हैं साल 1981 में। इसी वर्ष के मई माह में संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी रिलीज होने वाली थी। बीमार नरगिस अपने बेटे की फिल्म रॉकी का प्रीमियर देखने को बेचैन थीं और उन्होंने संजू से कहा था कि उनकी तबीयत चाहे कितनी भी खराब हो जाए और उन्हें स्ट्रेचर पर भी ले जाना पड़े, तब भी वो फिल्म के प्रीमियर में ज़रूर मौजूद होंगी। फिल्म रॉकी 8 मई को रिलीज होनी थी, लेकिन 3 मई को ही नरगिस जी का इंतकाल हो गया। बेरहम वक्त उनको हम सब से छीनकर इतनी दूर ले गया जहां से उनका लौट कर आना संभव नहीं था। नरगिस जी की आयु उस समय 51 साल थी। गम के साये में ही संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी रिलीज हुई और नरगिस जी को श्रद्धांजलि देते हुए सिनेमा हॉल में एक कुर्सी खाली भी रखा गया। ऐसा उनकी आखिरी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए किया गया था। इन तमाम वाकयात के बीच जो बात खलती है वह यह कि उनकी मौत के बाद लोगों में ऐसी चर्चा होने लगी और कुछ लोग तो आज भी यह सवाल पूछते हैं कि जब नरगिस जी का विवाह हिंदू रीति रिवाज से हुआ था और उनके पिता और पति भी हिंदू थे, तो नरगिस जी को इस्लामी रीति के अनुसार सुपुर्दे खाक क्यों किया गया था। तो दोस्तों, आपको बता दें कि उनके पिता ने शादी के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था और नरगिस दत्त भी अपने जीवन में पति के धर्म के साथ अपने जन्म से प्राप्त धर्म के नियमों का पालन करते हुए सामंजस्य के साथ एक आदर्श नारी की प्रतिमान को समाज के सामने स्थापित किया था। चूंकि वह जन्म से मुस्लिम थीं और व्यक्तिगत जीवन में भी वो उन धार्मिक नियमों का पालन करती थीं, इसलिए उन्हें इस्लामिक रीति के अनुसार ही सुपुर्दे खाक किया गया। समाज को चाहिए कि किसी इंसान के मरणोपरांत कोई ऐसा सवाल नहीं उठाए जिससे उस महान हस्ती की आत्मा को चोट पहुंचे। इस प्रसंग की चर्चा करने के पीछे हमारा मकसद केवल इतना ही था कि नरगिस जी को लेकर फिर कोई इस तरह का सवाल न उठाए और ऐसे सवालों पर पूर्ण विराम लग जाए। बहरहाल नरगिस दत्त ने अपनी फिल्मी करियर में कई हिट फिल्में दी और उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया। वर्ष 1958 में आई फिल्म मदर इंडिया के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया और इसी फिल्म के लिए कार्लोवी वैरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ। सन 1958 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। पद्मश्री से सम्मानित होने वाली वो पहली भारतीय अभिनेत्री थी। नरगिस दत्त के इंतकाल के इतने दिनों बाद भी फिल्म इंडस्ट्री उस अल्हड़ मासूम और सादगी की मिसाल अदाकारा नरगिस के अभिनय की खुशबू को आज भी महसूस करता है। उनकी फिल्में हमें हमेशा उनकी याद दिलाती रहेंगी। नरगिस जी को नमन करते हुए आज के एपिसोड को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपको ये एपिसोड कैसा लगा लिखिएगा ज़रूर। अपने दोस्त और होस्ट विकास सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। मेम साहब तो नहीं रही, नरगिस नहीं है अब, लेकिन उन जैसा फिर कोई आया भी नहीं। मैं न रहूंगी, तुम न रहोगे, फिर भी रहेंगी निशानियाँ।